आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नई मुहिम चलाने वाले हैं और उस मुहिम का नाम है हिंदी साहित्य और इतिहास है। उसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं और ये ऐसे प्रश्न है जो प्रत्येक टॉपिक से हर एक लाइन से प्रश्न बनाए गए हैं और इन प्रश्नों में से हम उम्मीद करते हैं एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि हिंदी साहित्य में कि ईरान और भारत के मध्य कौन सी नदी बहती है। ईरान और भारत के मध्य है वो कौन सी नदी। इधर भारत और इधर ईरान, जिसे फारसी या पर्शिया कहते हैं, जिसको वर्तमान में नाम है वो ईरान पड़ गया है, उसके अंदर नदी बहती है जिसका नाम सिंधु नदी है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि ईरानी लोग हैं वो स की ध्वनि को क्या बोलते थे। ईरानी लोग हैं वो स की ध्वनि को क्या बोलते थे। स की जगह है बोलते थे तो सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी के इधर वाली साइड में भारतीय लोग थे और इधर वाली साइड के अंदर वो ईरानी लोग थे। इधर स के स्थान पर है ध्वनि का प्रयोग करते थे, त के स्थान पर त। इस प्रकार हम स ध्वनि के स्थान पर वो लोग है ध्वनि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द का संबंध किस भाषा से माना जाता है। ये प्रश्न पहले पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी जो शब्द है उसका संबंध किस भाषा से है। वो आदि भाषा जिसे संस्कृत भी कहते हैं, आदि भाषा संस्कृत है कि सिंधु से माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम किसने किया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पहले का आया हुआ है। संस्कृत से फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आया था शायद, मुझे ऐसा याद है कि उसमें आया था। सबसे पहले प्रयोग है वो सरफुद्दीन यज़दी ने इसका हिंदी का प्रयोग किया था। दूसरा प्रश्न है कि सरफुद्दीन यज़दी के कौन से लेख में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। जफरनामा में हुआ था। जफरनामा इनका लेख था। और अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा के लिए सरफुद्दीन यज़दी ने अपने लेख जफरनामा में कब किया था। 1424 ईस्वी के अंदर ये प्रयोग किया था। तो ये 3 प्रश्न है, हर प्रत्येक एक लाइन से प्रश्न बनाए हैं, आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी और उर्दू का अद्वैत आलेख किसके द्वारा लिखा गया। यह हिंदी और उर्दू का अद्वैत आलेख किसके द्वारा लिखा गया। प्रोफेसर महावीर शरण सेन के द्वारा ये लेख है वो लिखा गया। ये लेख का नाम है हिंदी और उर्दू का अद्वैत। अगला प्रश्न है ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता में स के स्थान पर है का प्रयोग होता है। ये किसने और किस आलेख में कहा। हमें ये तो पता हो गया कि स के स्थान पर है का प्रयोग होता है, लेकिन हमें इसकी प्रमाणिक जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। इसकी प्रमाणिक जानकारी है वो प्रोफेसर महावीर शरण सेन हैं, उनका आलेख है जिसका नाम हिंदी और उर्दू का अद्वैत। इसके अंदर हमें ये मिलता है कि इसकी जो ध्वनि है अवेस्ता में स के स्थान पर है का प्रयोग तो अवेस्ता हो गया, तो उसका हमें प्रमाणिक जानकारी है वो हिंदी और उर्दू का अद्वैत इस लेख में हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि असुर संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अवेस्ता भाषा में क्या हो जाएगा। तो स के स्थान पर है का प्रयोग हुआ तो अहुर हो गया। हमें पहले ही देखा था कि प्रोफेसर महावीर शरण सेन हैं, उन्होंने अपने आलेख में
स के स्थान पर है का प्रयोग, ये जानकारी हमें दी, तो असुर के स्थान पर अहुर हो गया। अगला प्रश्न है कि वैदिक संस्कृत का समय है, वैदिक जो संस्कृत है उसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। अगला प्रश्न है प्रथम प्राकृत जिसे पाली भी कहा जाता है उसका समय क्या होगा? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत का समय क्या होगा? लौकिक संस्कृत है उसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि द्वितीय प्राकृतिक भाषा का समय क्या होगा? प्रथम प्राकृतिक भाषा है उसका समय तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक हो गया। दूसरी प्राकृतिक भाषा है जिसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है। अगला प्रश्न है वह है कि अपभ्रंश या शौरसेनी तीसरी प्राकृतिक भाषा का समय क्या होगा? 500 ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी प्राकृतिक भाषा का समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। अगला प्रश्न है हमारा वो है कि हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ? हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश व शौरसेनी, अपभ्रंश शौरसेनी से हिंदी भाषा का उद्गम हुआ। ये सेकेंड ग्रेड भर्ती और फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है वह है कि हिंदी भाषा का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना या कहीं कहीं 1100 वर्ष पुराना भी लिखा मिलता है। तो हमारा जो प्रश्न सही होगा वो 1000 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है हमारा जो 17वां प्रश्न है वह है कि हिंदी भाषा का उद्गम कब से माना जाता है? अपभ्रंश की अंतिम अवस्था जिसे अवहट या अवहत्ते कहते हैं उससे हिंदी भाषा का उद्गम वो माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न यानी 18वां प्रश्न है वह है कि संक्रांति काल किसे कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संक्रांति काल है वो किसे कहा जाता है? संक्रांति काल है अपभ्रंश की समाप्ति और आधुनिक आर्य भाषाओं जिसे हम भारतीय भाषा कहते हैं कि जन्म काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह है कि अवहट को पुरानी हिंदी किसने कहा? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अवहट को पुरानी हिंदी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को पुरानी हिंदी वो कहा है। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा ने पुरानी हिंदी का नाम किसे दिया? किसको दिया कि पुरानी हिंदी है? उसको अवहट को चंद्रधर शर्मा ने पुरानी हिंदी कह करके पुकारा है। अगला प्रश्न है वह कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट के नाम से पुकारा है। अवहट का रूप है, इन्होंने हिंदी का प्रारंभिक रूप माना है। अगला 22वां प्रश्न है वह है कि साहित्य शब्द किन किन शब्दों से मिलकर के बना है? कभी कभी हमारे पास एकदम से इजी प्रश्न होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं कि साहित्य शब्द है वो किन किन शब्दों से मिलकर के बना है? स धन हित धन ये स धन हित धन ये मिलकर के साहित्य शब्द बना है। अगला प्रश्न है साहित्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है साथ होना या सार्थक शब्द मात्र का नाम ही साहित्य होता है। अगला प्रश्न है वो है साहित्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साहित्य शब्द है उसकी उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द से इसकी साहित्य की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है कि लैटिन भाषा के कौन से शब्द का अर्थ है वो साहित्य है? लेटर उसका नाम साहित्य है। अगला प्रश्न है 9वीं और 10वीं शताब्दी में साहित्य के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया जाता था? 9वीं और 10वीं के अंदर साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला है कि काव्य का अर्थ क्या होता है? हमें यह तो हो गया कि इसके लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन काव्य का अर्थ होता है कविता करना। अगला प्रश्न है कि साहित्य का अर्थ क्या होता है? कविता है कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा और गद्य तथा पद्य का नाम
साहित्य है। अगला प्रश्न है आचार्य भामह की रचना का क्या नाम है। यह प्रश्न पूछा गया था। आचार्य भामह की रचना का नाम काव्यालंकार है। रचना का नाम काव्यालंकार, इनकी रचना का नाम काव्यालंकार है। अगली प्रश्न है शब्दार्थो साहित्यो काव्यम गद्यम पद्यम च तत्विदा। यह परिभाषा है वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2023 में प्रश्न पूछा गया था। आचार्य भामह की यह परिभाषा है शब्दार्थो साहित्यो काव्यम गद्यम पद्यम च तत्विदा। अगला प्रश्न है वह कि आचार्य विश्वनाथ की रचना का नाम क्या है। साहित्य दर्पण। निम्नलिखित में से यानी आचार्य विश्वनाथ है, इनकी रचना का नाम साहित्य दर्पण है। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये परिभाषा किस आचार्य की है। वाक्यम एक तो शब्दार्थो साहित्यो काव्यम गद्यम पद्यम च तत्विधा, ये तो आचार्य भामह की है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम ये परिभाषा किस आचार्य की है। ये आचार्य विश्वनाथ जी की है। उद्धव शतक रचना के रचनाकार कौन है। उद्धव शतक रचना है उसके रचनाकार कौन है। उद्धव शतक के रचनाकार है वो आचार्य जगन्नाथ है। आचार्य जगन्नाथ हैं। आचार्य जगन्नाथ जी ने साहित्य की परिभाषा क्या दी। रमणीयार्थक है, प्रतिपादक है, शब्द काव्यम। रमणीयार्थक है, प्रतिपादक है, शब्द काव्यम, यह परिभाषा आचार्य जगन्नाथ जी ने दी है। अगला प्रश्न है वह कि काव्य मंजूषा रचना के रचनाकार कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा है, उन काव्य मंजूषा जो रचना है वो किसकी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचनाकार है। हमारा अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न, वह है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की क्या परिभाषा दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के लिए अपने शब्द, अपने विचार प्रकट किए हैं। वह है कि अंतःकरण की वृत्तियों का चित्तर ही काव्य है। एक है अंतःकरण की चित्तवृत्तियों का काव्य, यह अलग परिभाषा है। एक है अंतःकरण की वृत्तियों का चित्तर ही काव्य। ये परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। अगला प्रश्न है वह है कि साहित्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। अगला प्रश्न है वह कि साहित्य आत्मअभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। यह किसका कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे पास इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि इनसे एक भी प्रश्न है वो साहित्य में फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सेट हो, किसी में एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। तो डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य आत्मव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न है वह है कि विचार और विवेचना जो रचना है उसके लेखक का नाम डॉक्टर नगेंद्र की रचना है कि साहित्य के अंदर इन्होंने कहा है कि विचार और विवेचना रचना है वो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला प्रश्न है विचार और अनुभूति। एक तो विचार और विवेचना और एक है विचार और अनुभूति, ये रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। एक का समय 1944। अगला प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है कि विचार और विवेचना जो रचना है वो डॉक्टर नगेंद्र ने कब लिखी थी। 1944 ईस्वी के अंदर। दूसरी रचना, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी रचना जिसका नाम विचार और अनुभूति है वो कब लिखी थी। वो लिखी थी 1949 ईस्वी के अंदर। अगला जो प्रश्न है वो सेवा सदन और प्रेमाश्रय किसकी रचनाएं हैं। ये दोनों रचनाएं प्रेमचंद जी की है, सेवा सदन और प्रेमाश्रय।
अगला प्रश्न है वह है कि साहित्य की परिभाषा दी है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। यह किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। यह किसने कहा? यह प्रेमचंद जी के द्वारा दी गई परिभाषा है कि साहित्य है वो जीवन की आलोचना है। हम जीवन की आलोचना ही करते हैं, वही तो साहित्य है। अगला प्रश्न है वह कि मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य की कौन सी परिभाषा दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इम्पोर्टेंट करना है हमें इस परिभाषा को। और इस परिभाषा का नाम है कि ऐसी रचना जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, ऐसी रचना जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, वही साहित्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अगर परिभाषा है तो वह है कि ऐसी रचना जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई, यानी रचना वही होती है जिसमें हमने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख कर के उसका वर्णन किया हो, जिसमें कुछ सच्चाई प्रकट करती हो। और वह रचना आपके अंदर अगर कोई कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जिसको आप सुनते हो तो आपके दिमाग में और दिल के अंदर बहुत ही असर आता है, दिल और दिमाग पर असर डालने का काम करती है, वही असली साहित्य के अंदर लिखी गई रचना होती है। यह परिभाषा मुंशी प्रेमचंद जी ने दी है। अगला प्रश्न है वह कि बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य की परिभाषा दी है। वो बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जन समूह के हृदय का विकास ही साहित्य, यह परिभाषा है वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला रचना के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास जी। हिंदी कोविद रत्नमाला रचना के रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा 48 का जो प्रश्न है वह है कि साहित्य की परिभाषा है साहित्य वह है, ये परिभाषा है कि साहित्य वह है जिसमें जो कुछ भी कहा गया या लिखा गया है वह उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यह श्याम सुंदर दास ने कहा कि साहित्य वह है जो कुछ भी कहा गया हो या लिखा गया हो उसके अंदर कुछ ना कुछ उद्देश्य होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि निरुद्देश्य हो, कोई भी बात कही गई है उसका उद्देश्य निश्चित। हम आज प्रश्न पढ़ रहे हैं, इनका उद्देश्य है हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इसके अंदर नेट सेट, इसके अंदर हमारा उद्देश्य है कि इन प्रश्नों में से कुछ ना कुछ प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। तो किसी न किसी चीज़ का उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। अगला है कि श्याम सुंदर दास जी की रचना हिंदी कोविद रत्नमाला के कितने भाग हैं? उनके कितने भाग हैं? उनकी रचना के 2 भाग है। हिंदी कोविद रत्नमाला का प्रथम भाग कब निकाला गया था? 1909 ईस्वी के अंदर पहला भाग है वो निकाला गया था। तो आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न, आज हमने 50 प्रश्न किए हैं। ये श्रृंखला हमारी लगातार चलती जाएगी जब तक हमारे साहित्य के प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाते। और ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कारगर साबित होने वाले हैं। सभी इन प्रश्नों को बड़ी गहराई के साथ पढ़ना है और हमारी क्लास को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।